नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीन के लिए जारी होगा ग्लोबल टेंडर। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए योगी सरकार निकालेगी ग्लोबल टेंडर। 9000 लोगों को लगनी है ये वैक्सीन, और इस वैक्सीन के तहत ही बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने। स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको बता दें कि 4 करोड़ वैक्सीन के लिए योगी सरकार ग्लोबल टेंडर निकालेगी। 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, और इसी के तहत ही योगी सरकार ग्लोबल टेंडर निकालने वाली है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, वैक्सीन के लिए जारी किया जाएगा ये टेंडर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? बड़ा फैसला है क्योंकि यूपी में 4 करोड़ लोगों को 9 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। आसिफ जी, सुनिए, बता दूं कि जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बना हुआ, कोरोना से लगातार हाहाकार बचा हुआ है, इसको लेकर जो है यूपी सरकार भी काफी सजग नजर आ रही है। यही वजह है कि वैक्सीन के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी होगा, और पूरे यूपी में 4 करोड़ वैक्सीन के लिए जो है ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, और 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब 10 दिन में यह प्रक्रिया पूरी करने का फरमान जो है यूपी सीएम ने दिया है। फिलहाल इससे जो है जो वैक्सीन का जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इससे जो है लोगों को राहत मिलेगी, और इस गंभीर बीमारी से निपटने में जो है काफी मदद मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मई माह में जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, इसकी रोकथाम के लिए भी जो वैक्सीन लगनी है, अगर लग जाएगी तो इससे जो है काफी राहत लोगों को मिलेगी, और जो मौतें हो रही है उस पर भी जो है काफी हद तक सफलता पाई जा सकती है, और मौत जो है नहीं होगी। जी सुनिए। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए ये अहम फैसला यूपी सरकार की तरफ से सामने आया। अगली बड़ी खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से, जहां ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को मिलेगी जल्द राहत। ऑक्सीजन प्लांट का एयर कंप्रेशर पहुंचा आगरा। एयर लिफ्ट करके लाया गया है एयर कंप्रेशर। 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन देगा ये प्लांट। तो बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां संक्रमण की वजह से मरीजों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, और इस वजह से लगातार मरीज जो हैं वो दम भी तोड़ रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर, बड़ी पहल देखने को मिल रही है। यूपी के आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को अब राहत मिल पाएगी। ऑक्सीजन प्लांट का एयर कंप्रेशर आगरा पहुंच चुका है। एयर लिफ्ट करके इस कंप्रेशर को आगरा लाया गया है। 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर ये प्रतिदिन देगा प्लांट। बड़ी खबर आपको बता रही है, आगरा से सामने आ रही है, जिसके तहत अब एयरलिफ्ट के जरिए आगरा जो है वो ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा है। एयरलिफ्ट करके इस ऑक्सीजन प्लांट को आगरा लाया गया है। हर दिन 1500 सिलेंडर लोगों को मिल सकेगा ऑक्सीजन का, जिससे कहीं ना कहीं अब आगरा वासियों को ऑक्सीजन की जो लगातार किल्लत झेलनी पड़ रही थी, मरीजों को ऑक्सीजन की वजह से जो परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था, उसमें अंकुश हो पाएगा। अगली बड़ी खबर रामपुर से सामने आ रही है, जहां कलेक्टर मुख्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी हुई कोरोना पॉजिटिव। कलेक्टर परिसर 24 घंटे के लिए रहेगा बंद। न्यायालय में होने वाली आज की सुनवाई ऑनलाइन। मजिस्ट्रेट ने सैनिटाइजेशन करने के लिए दिए आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, कोरोना संक्रमित एक महिला पाई गई है कलेक्टर ऑफिस में, और संक्रमण के बाद कलेक्टर परिसर को 24 घंटे तक के लिए बंद कर दिया गया है, और इस दौरान जो भी मामले की सुनवाई होगी वो ऑनलाइन तरीके से ही की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन के भी निर्देश दिए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि
कहा जा रहा है कि कलेक्टर परिसर 24 घंटे के लिए बंद रहेगा और इस दौरान सैनिटाइजेशन का भी काम किया जाएगा। रवि, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से रामपुर में अपने पैर पसार चुका है, जिसमें कि कुछ परिसर में कोर्ट परिसर में भी एक महिला कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उनके लेकर के 24 घंटे तक के लिए कोर्ट को सील कर दिया गया है और उसका जो भी ऑनलाइन है उसकी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी और आज पूरे दिन उसके अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, रामपुर से ये बड़ी खबर, जहां कलेक्टर परिसर में एक महिला संक्रमित पाई गई है। संक्रमित होने के बाद 24 घंटे के लिए कलेक्टर परिसर को बंद कर दिया गया। कलेक्टर परिसर को सैनिटाइजेशन के भी आदेश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 116 पर 500 बैलेट पेपर हुए चोरी। मौके पर पुलिस फोर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कार्रवाई करने का दिया भरोसा। डीएम ने लोगों को समझाकर मतदान दोबारा शुरू करवाया। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि बूथ संख्या 116 पर 500 बैलेट पेपर की चोरी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच 500 बैलेट पेपर चोरी होने की खबर आई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। डीएम ने उसके बाद लोगों को समझा बुझाकर दोबारा से मतदान शुरू करवाया। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता अमोद तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती है, प्रशासन तैनात है बूथों पर, लेकिन फिर भी 500 बैलेट पेपर चोरी हुए हैं। इसके पीछे कौन है और क्या कुछ अपडेट अभी तक निकल कर आया है आपके पास? जी, बताना चाहेंगे कि मामला बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र के जयपुर गांव का है, जहां पर बूथ संख्या 116 का मामला है और यहां पर जो प्रत्याशी है उनका आरोप है कि लगभग 500 बैलेट पेपर गायब हैं, उनके सीरियल नंबर नहीं मिल रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने हंगामा किया है और वोटिंग नहीं की है। उसके बाद सूचना पीठासीन अधिकारी की तरफ से उच्चाधिकारियों को दी गई है। सूचना पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रत्याशियों को व अभिकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि सीरियल नंबर नोट कर लिया गया है और जो भी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रत्याशी चाहे तो वोटिंग के बाद जो स्ट्रांग रूम है वहाँ डेरा डाल सकते हैं 2 मई तक। उसके बाद सीरियल उन्हें नोट करा दिए गए हैं और सीरियल के आधार पर जो भी गड़बड़ी अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आमोद, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबर वाराणसी से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें मरीज को भर्ती कराने के लिए परिजनों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। बीएचयू खेल मैदान में डीआरडीओ की तरफ से 1000 बेड कोरोना अस्पताल बनाया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण के गंभीर और रेफर मरीज को भर्ती किया जा सकेगा। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से इन अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था तुरंत करने के निर्देश दिए। तो वाराणसी में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाना मुश्किल है, लेकिन इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग अब लगातार कार्य करता हुआ दिख रहा है। इसी के तहत डीआरडीओ ने वाराणसी में 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल तैयार किया है, जिसमें जो रेफर मरीज होंगे उनका इलाज किया जा सकेगा और तमाम व्यवस्थाएं इस अस्पताल में की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था तुरंत करने के निर्देश दिए हैं।
तो कोरोना देश में कहर बरपा रहा है। हर रोज हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और गिनती केवल सरकारी आंकड़ों की है। हकीकत में आंकड़े कई गुना ज्यादा हैं। शमशानों में पहुंचने वाले शवों और सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। नोएडा सेक्टर 94 स्थित अंतिम निवास में रोज सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम निवास में काम करने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रोज सैकड़ों शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। एक दिन में यहाँ 40 से भी अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका और कुछ ही देरी में कब्रिस्तान में भी हालात कुछ इसी तरीके से अब नजर आ रही हैं। अभी कितनी और आ रही हैं? अब कितने बजे शुरू की और कब तक चलेगा? मैं तो अभी आया 2 बजे के ड्यूटी पे। अब कितने बजे अंतिम संस्कार शुरू हुआ है? 8:30 बजे। और कब तक चलेगा? शाम को 6 बजे ड्यूटी बंद करते हैं। पोस्टमार्टम से भी कहीं से भी तो कोरोना की मिट्टी आएगी, उसको गुस्ल दिया जाता है ना। गुस्ल दे के नहला धुला के उसको कफन पहनाया जाएगा। कफन पहना के उसको बाकायदा फिर कंधा लगा के कब्र में जाया जाएगा। कि कब्र में धंसा के उसके ऊपर पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे दे के जब मिट्टी चढ़ेगी तो फिर लोग सब अपने पास आ जाएंगे। यहाँ रसीद बनेगी, रसीद कटेगी, रसीद कट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जो आंकड़े दिखा रही है सरकार या जो आंकड़े लोगों के सामने रखा जा रहा है वो गलत है। संख्या कहीं ज्यादा है मरने वालों की भी और संक्रमित की भी। सुबह जी, आपको बता दें कि ये जो सरकार आंकड़े बता रही है, सरकारी जो आंकड़ा है बिल्कुल ही एक तरीके से गलत माना जाएगा। कि देखा जाए कल की तारीख में अंतिम निवास सेक्टर 94 अंतिम निवास में जहां पर तकरीबन सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक 40 से अधिक लाशों को जलाया गया था, जो कोरोना से मरीज जिनकी कोरोना की वजह से जान गई थी, जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। वहीं देखा जाए थोड़ी दूरी में आगे जाके कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, जहाँ पे अप्रैल माह में तकरीबन 4 जो मृत्यु कोरोना आई हैं, जो लाशें आई हैं, उससे पहले 3 लाशें आई हैं। टोटल इस माह तक 7 लाशें आई हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि जो यूपी गवर्नमेंट या फिर जो भी प्रशासन है आंकड़े गलत बता रही है, गुमराह कर रही है। हकीकत कुछ और है। जमीनी स्तर पर आप देखें, वहाँ पर तस्वीरें आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, जहाँ पर लकड़ियां कम पड़ रही है। कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोदे जा रहे हैं, लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही और कब्रिस्तान के बाहर भी अब वेटिंग लिस्ट चालू हो गई है। तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा जो आंकड़े दिखा रहा है प्रशासन वो गलत है? बिल्कुल, ये देखा जाए तो लोगों को इस चीजों को बिल्कुल समझना चाहिए कि कोरोना महामारी में अपने आप को कितना उन्हें सतर्क रहना है। देखा जाए इसी चीज में कि लोगों को प्रशासन काफी हद तक जागरूक भी कर रहा है, अपने स्तर का वो पूरा काम भी कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये खामियां, कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आ रही हैं आम लोगों में। बड़े स्तर पर इस पे काम भी चल रहा है प्रशासन का, पर देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, वहां पर लकड़ियों का कितना बड़ा जमावड़ा है। हालांकि वहाँ सीएनजी का एक और पंप, एक और जो शवदाह वो बनाया जा रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर पूरा कार्य कर रही है, पर लोगों में इस तरीके की जो अवहेलना है वो भी देखने को मिल रही है। आगे देखना है कि अब इस स्तर पर आज यूपी गवर्नमेंट ने भी 2 दिन का और लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है। शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर के अगले मंगलवार की लॉकडाउन का दायरा 7 बढ़ाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल हरिशंकर, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर वाराणसी से, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के एफएमसीजी कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक बताई जा रही है कि आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों को बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, इस आग से कंपनी का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन काफ़ी स्लिपरी होना था क्योंकि ऑयल था, तो इसमें आग को बुझाया गया, चारों तरफ से घेरा गया और उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी भी अंदर की तरफ क्योंकि घुस नहीं पा रहे, धुआं बहुत ज़्यादा है, तो दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे कि दूसरी तरफ से पीछे से जाकर हम फायर फाइटिंग करें। इसी बीच हमारे पास चेतगंज फायर स्टेशन से भी हमने एक वाटर बॉय को बुला लिया है। तो टोटल हमारी 5 गाड़ियाँ इस समय फायर फाइटिंग कर। सर, कहते आग लगी, कुछ अनुमान लगता है कि बंद किया होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि मेनली तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां चौथे चरण का मतदान जारी। कई मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल पूरी धज्जियां। 2171 मतदान केंद्र पर 12.89 लाख से अधिक वोटर कर रहे हैं मताधिकार का प्रयोग। मत केंद्रों पर
निरीक्षण करते नजर आए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी। ये तस्वीर हम आपको सोनभद्र से दिखा रही है। चौथे चरण का आज मतदान किया जा रहा है। यूपी के 17 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन कई मतकेंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। 2171 मतदान केंद्र पर 12.89 लाख से अधिक वोटर कर रहे हैं मतदान। मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी। तो शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। मतदान की पूरी तैयारी करके जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मतदाता मतदान करेंगे। जिले में कुल 1089 प्रधान, 1189 बीडीसी और 47 जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो यूपी के शाहजहांपुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से ही यूपी के 17 जिलों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद में दिख रहा है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मनोज, बूथों का हम हाल देख रहे हैं। हालांकि कई बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन कई बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना भी की गई। प्रशासन भी इन ऐसे बूथों पर कहीं ना कहीं बेबस नजर आया। मनोज, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने 10 ग्राम पंचायतों में दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए। प्रत्याशियों की मौत से नहीं हो सके थे ग्राम पंचायतों में चुनाव। उन्नाव के अलग अलग ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने 10 ग्राम पंचायतों में दोबारा से चुनाव करने के आदेश दिए हैं। प्रत्याशियों की मौत की वजह से ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हो पाए थे और इसी वजह से चुनाव आयोग का ये आदेश सामने आया है। उन्नाव के अलग अलग ब्लॉकों के ग्राम पंचायतों में दोबारा से चुनाव किए जाएंगे। उन्नाव से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने दोबारा से 10 ग्राम पंचायतों में चुनाव के आदेश दिए हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की मौत हुई थी और मौत की वजह से चुनाव नहीं हो पाया था। चुनाव आयोग की तरफ से अब दोबारा से चुनाव कराने के निर्देश जारी किए गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता भानु जुड़ गए हैं। भानु, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? प्रत्याशियों की मौत की वजह से जिन ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं हो पाया था, दोबारा से अब ऐसे ग्राम पंचायतों में चुनाव किया जाएगा। भानु जी सुरभि, बिल्कुल। उन्नाव जनपद में तीसरे चरण में मतदान हुए थे पंचायत स्तरीय के, और अभी 29 अप्रैल यानी कि आज चौथे चरण का मतदान हो किया जा रहा है। लेकिन उन्नाव जनपद के 4 तहसील क्षेत्र, 4 ब्लॉक क्षेत्रों में लगभग 10 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे, क्योंकि वहां के कोई प्रत्याशी की डेथ हुई थी या किसी की कोरोना से मौत हो गई थी या किसी इन्हीं कुछ कारणों को लेकर के इनके चुनाव नहीं हो पाए थे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने या जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग से कि वह पुनः इन 10 ग्राम पंचायतों को चुनाव उन्नाव जनपद में कराएगी। लेकिन फिलहाल अभी उस तारीख का ऐलान नहीं किया गया कि चुनाव किस तारीख को क्यों होंगे। पूर्वी बिल्कुल भानु, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर भी उन्नाव से ही सामने आ रही है, जहां कोरोना की जांच कराने पहुंचे लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का किया उल्लंघन। सीएसएस और आस के बाहर जांच कराने के लिए लगी सैकड़ों की भीड़। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगा मतगणना स्थल में प्रवेश, और इसी वजह से भारी तादाद में लोग अपना कोरोना जांच कराने के लिए पहुंचे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोरोना जांच जो लोग करने के लिए पहुंचे हैं, कराने के लिए पहुंचे हैं, उन लोगों ने ही जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है।
खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कोरोना महामारी पर सरकार की तैयारियों की जमीनी हकीकत पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार यहां मरीजों की जान जा रही है। अस्पताल में ना ही ऑक्सीजन है और ना ही कोई सरकार की व्यवस्था ही देखी जा सकती है, जिसको देखते हुए सरकार की साफ तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो है हम दिखाना चाहेंगे हॉस्पिटल की तरफ भी जो है ले चलते हैं, जहाँ पर जो फार्मासिस्ट और क्या व्यवस्था है यहाँ की इसको भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो है कोरोना की वजह से मर रही हैं। आप स्टाफ है क्या यहाँ? क्यों आप स्टाफ हैं यहाँ? तो फार्मासिस्ट डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आवाज़ पे नहीं, रोज़ा खोलने गए हैं। रोज़ा खोलने गए हैं अभी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि रेफर कर दिया जाता है, तो क्या व्यवस्था है यहाँ? ऑक्सीजन व्यवस्था है? ऑक्सीजन इस समय नहीं है यहाँ पे, ख़त्म हो। कितने दिनों से नहीं है? अभी चार दिन हुए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। तो मरीज तो मर जाएंगे, किसी को ऑक्सीजन ज़रूरत होगी तो कैसे करते हैं? ऑक्सीजन वैसे जब मरीज आता है ज़्यादा सीरियस तो फिर रेफ़र किया जाता है, रेफर कर देते हैं। रेफ़र किया ही जाता है। अच्छा, रात में कितने लोगों की यहाँ ड्यूटी है? रात में हम रहते हैं और वार्ड बॉय रहते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल है? 30 बेड का है। 30 बेड का। स्टाफ 3 ही है। तो आप लोग मांग नहीं की, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इससे लोग जो है और स्टाफ आप लोग भी जोखिम उठा रहे हैं, तो कैसे क्या? अब मांग की जाती है, वैसे भी स्टाफ। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां कोरोना टेस्ट कराने के लिए प्रत्याशियों और एजेंटों की उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, नहीं दिखी 2 गज की दूरी। मतगणना एजेंट बनने के लिए जरूरी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, इसीलिए काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मौके पर पुलिस बल ने संभाली व्यवस्था। तो ये तस्वीर हम आपको कासगंज की दिखा रहे हैं। कासगंज में आप देखिए कि जो लोग कोरोना जांच कराने के लिए पहुंचे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसे ही लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं। मौके पर पुलिस बल की मुस्तैदी की गई है और लोगों को व्यवस्था को संभाला जा रहा है। पुलिस बल मौके पर मुस्तैद है। कासगंज की पूरी तस्वीर है। प्रत्याशियों और एजेंटों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइन की जमकर इस भीड़ ने धज्जियां भी उड़ाई है। 2 गज की दूरी कहीं भी नहीं दिखी। तो खबर रायबरेली से, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद चले जा रहे हैं कि खुलेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए ऐसे दबंग नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बेललिया गांव के देखने को मिला है, जिसमें आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही साथी की बेटी को घर में अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। मौके पर पहुंचे पिता ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी व्यक्ति ने पुत्री और पिता को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता और पुत्री ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बात कही। हमारा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये भी चाहते हैं। हम झगड़ा के कारण उनसे पैसा नहीं मांगा, हमने छोड़ दिया उनका पैसा। मतलब दूध देते थे, उसके लिए हमने हमारी बेटी की बेइज्जती करते थे, उल्टा सीधा बातें करते थे। हमने कहा इनका जितने सारे ख़त्म करो, झगड़ा ना हुए, और हम संतोष करते चले आ रहे हैं। उसके बाद जो दरवाजे पर की आते जाते हैं और ऊपर से झगड़ा भी करते हैं। हम उनके दरवाजे जाते नहीं, हमको कहते हैं कि इधर गू खाने आते हो, तो हम नहीं जाते, हमारे दरवाजे पर की रास्ता। तो देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र की पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब बोलेरो में रखकर 1 कुंटल 15 किलोग्राम गांजा लेके जाया जा रहा था। आपको बता दें कि गांजे की कीमत तकरीबन 11,50,000 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सोनकर ने कहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग में 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 1 कुंटल 15 किलोग्राम गांजे को पुलिस ने बरामद किया, जिसकी कीमत 11.5 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है।
तो खबर अमेठी से, जहां एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हालांकि इस हादसे में यात्रियों के कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। घायलों को सीएससी में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। फोटो खींचे नहीं ना, कंट्रोल भेजे रहे। तो अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां देवभूमि में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 6054 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 108 मरीजों की संक्रमण की वजह से गई जान। एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो अब 45,000 के पार है देवभूमि में एक्टिव केसों की संख्या। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 6054 मामले सामने आए हैं और इसी 24 घंटे में 108 मरीजों ने संक्रमण की वजह से जान भी गंवाई है। एक्टिव केसों की अगर पूरे जिले में बात की जाए, पूरे प्रदेश में, तो अब एक्टिव केस 45,000 के पार जा चुके हैं। देहरादून में तीरथ सिंह रावत सरकार ने 4 धाम यात्रा की दर्द। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने लिया फैसला। पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नहीं हो पाई थी यात्रा और इस बार भी संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से तीरथ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 4 धाम की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यात्रा नहीं हो पाई थी और इस साल भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस साल की भी यात्रा को रद्द कर दी गई। केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को 4 धाम यात्रा अभी बंद है। और तो एक और बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जारी किया आदेश। खुले रहेंगे शासकीय कार्यालय। समूह क, ख और घ में विभाजित किया गया है। इन सभी कार्यालयों को समूह क, ख के कर्मियों की उपस्थिति रहेगी 100%, समूह ग की कर्मियों की उपस्थिति रहेगी 50%। गर्भवती महिलाओं को अपरिहार्य परिस्थितियों में बुलाया जाएगा कार्यालय। 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।